हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी धारा 21 से 35 तक। पार्ट 1 हमने बना दिया है, जिसमें 1 से 20 तक की धाराओं को मैंने बता दिया है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम 21 से बात करने वाले हैं। तो पहली धारा हमारी 21 है, ये लोक सेवक के बारे में बताती है। यह बताती है कि लोक सेवक जो शब्द है, पब्लिक सर्वेंट, ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो निम्न नीचे बातों को, कौन कौन सी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे भारत की सेना हो गई, नौसेना, वायुसेना, तो उसका जो आयुक्त यानी होता है, तो वो लोक सेवक कहलाता है। और न्यायाधीश का जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है, तो वो भी एक लोक सेवक कहलाता है। ठीक है। और क्या है, या लोक सेवक के स्वास्थ्य क्षेत्र सुविधा की सुरक्षा करे। जहाँ लोक सेवक शब्द आए तो वह उस हर व्यक्ति के संबंध में समझा जाए जहाँ लोक सेवक ओहदे के वास्तव में धारण करते हुए हो। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो लोगों की मदद करता है, वो लोगों को पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, यानी कि लोक सेवक कहलाता है। ठीक है। तो 21 हो गए। दूसरी धारा हमारी कह रही है 22, चल संपत्ति, यानी कि जो आईपीसी की धारा 22 है वो चल संपत्ति के में बताती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल की। तो चल संपत्ति जो 22 धारा को बताती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, उसे हम चल संपत्ति कहते हैं। जैसे क्या, रुपया, पैसा, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सब हो गए जो चल संपत्ति में आते हैं। धारा 23 कहती है सदोष अभिलाभ, यानी कि सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार ना हो। यानी कि जब कोई गैर कानूनी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को गैन यानी कि प्राप्त करता है, जिसका वह लीगली रूप से मालिक नहीं है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पर वह कानूनी तौर पर उसका कोई हक नहीं है। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी लीगली रूप में नहीं है, अपना हक उस पर जता रहा है, तो ऐसी धारा उस पर आईपीसी 23 लगेगी। ठीक है। अगली बात करते हैं हम 24 की। ये बेईमानी करना को बताते हैं, यानी कि बेईमानी किसे कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है या गलत तरीके से हानि पहुंचाता है किसी को, तो वह बेईमानी कहलाता है। आईपीसी धारा 24 के अंतर्गत आता है। 24 में बेईमानी शब्द बताया। 25 कपट पूर्वक कहते हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है, उसके कपट पूर्वक काम को कहा जाता है, अन्यथा नहीं। इस सेक्शन में फ्रॉड के बारे में, कपट का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रॉड कहते हैं। किसी के साथ यदि धोखाधड़ी फ्रॉड हो जाता है तो उस पर आईपीसी धारा 25 लगेगी, जिस व्यक्ति ने ये कपट पूर्वक यानी कि फ्रॉड किया है। आईपीसी धारा 26 कहती है विश्वास करने का कारण। इस सेक्शन में बताया गया है कि मान के चलिए कोई आपके पास एक ज्वेलरी की दुकान है और कोई आपके पास सोना लेकर आया है जिसकी कीमत मार्केट में 1 लाख रुपए है। वो इस सोने को आपको 20,000 रुपए में दे रहा है और बोल रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है, 1 लाख रुपए का सोना 20,000 रुपए में दे रहा है। अब तो आपके पास सफिशिएंट कॉज है, यानी कि विश्वास करने का कारण है इस बात को मानने का कि वह जो सोना दे रहा है वह चोरी का हो सकता है, क्योंकि 1 लाख रुपए का सोना कोई 20,000 में नहीं दे सकता। ठीक है। तो आपके पास विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव, यानी कि वह जो सोना है चोरी का हो सकता है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो विश्वास करने का जो कारण होता है वो आईपीसी धारा 26 के अंतर्गत आता है, यानी कि उस व्यक्ति पर आईपीसी धारा 26 लगेगी जो है ये आपको विश्वास दिला रहा है कि ये चोरी का नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं आईपीसी धारा 27।
यानी कि पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। आईपीसी धारा 27 बताती है कि जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में, तो वैरिक संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है। ये कानूनी भाषा में परिभाषा दी गई, इसको सरल तरीके से हम समझते हैं। यानी किसी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति उसके कब्जे में है, ठीक है, और उसने वह कब्जा अपनी पत्नी को दिया है या अपने मालिक नौकर को दे दिया है, ठीक है, लेकिन उसने कब्जा अपनी पत्नी या क्लर्क को या नौकर को दिया हुआ है, लेकिन असल में प्रॉपर्टी तो उस व्यक्ति की ही है। तो यही माना जाएगा कि वे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की जो मालिक है उसकी है। यदि उस प्रॉपर्टी से या फिर कोई और चीज से नौकर या पत्नी या जिसे वो संपत्ति दी है कोई गलत काम करता है, तो वो असल में उस मालिक को भी पकड़ा जाएगा। उस नौकर के साथ उस मालिक पर भी धारा 27 लागू होगी अगर उसकी दी गई संपत्ति से कोई गलत काम होता है। तो समझिए 27। आगे देखते हैं आईपीसी धारा 28 कूटकरण के बारे में बताता है। यह सेक्शन नकली के बारे में, नकली काउंटरफिट के बारे में बताता है। जब कोई व्यक्ति नकली चीज को बनाता है जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है लेकिन असली है नहीं, नकली चीज बना लेता है बिल्कुल असली के जैसा या फिर उसके मिलते जुलता जैसा बनाता है, उसने इस इरादे के साथ उस चीज को बनाया है कि वह किसी को धोखा दे सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने 500 का नोट बनाया है नकली किसी को धोखा देने के लिए, तो अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर आईपीसी धारा 28 लगेगी कूटकरण के अनुसार। आगे 29 में देखते हैं दस्तावेज के यानी कि डॉक्यूमेंट। इस सेक्शन में बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट कानून के हिसाब से किसे कहा जाता है। डॉक्यूमेंट हम लोग लिखा पढ़ी कागज वगैरह को ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीसी धारा 29 में बताया कि डॉक्यूमेंट किसे कहा जाएगा। जिसे डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, रेत, मिट्टी, लोहा, लकड़ी, ठीक है, कागज या फिर कोई अन्य चीज। वह लेटर से भी लिख सकता है, लेटर जैसे ABCD का खा कुछ भी लिख सकता है। किसी पर कुछ भी लिखा हुआ है या कोई चीज है, मिट्टी वगैरह, ये सभी दस्तावेज माने जाते हैं कानून के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें दस्तावेज की परिभाषा बताई कि दस्तावेज किसे कहा जाता है, ठीक है। दस्तावेज समझिए केवल कागज नहीं, कुछ भी हो सकता है, मिट्टी, लोहा, पत्थर, सोना। आगे देखते हैं आईपीसी धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति को बताता है। इसमें कहा गया है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें मूल्यवान कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, उसको खरीदने के लिए आप सामने वाला जिसका वो मकान है उसको पैसे देंगे और वह आपके नाम पर रजिस्ट्री करवाएगा, डॉक्यूमेंट आपके नाम पर हो गए, तभी आप किसी का घर खरीद पाएंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट आपके नाम हो गए और आप उस घर के मालिक बन गए, लीगल राइट क्रिएट हो गया। आपने उसको पैसे दिए, उसने आपके नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। जैसे आप मकान मालिक बन गए, फिर आपने वो घर 1 साल के लिए किराए पर दे दिया। अब 1 साल के बाद अगर किराएदार आगे घर को किराए पर लेना चाहता है, यानी कि भी 6 महीने और रहना चाहता है, तो भाई उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उसको कहते हैं लीगल राइट एक्सटेंड। इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही माना जाता है, यानी कि लीगल तरीके से किसी को दी गई प्रॉपर्टी या किसी लीगल तरीके से किसी पर कब्जा किया हुआ, ठीक है। यानी कि जो नौकर उसमें रह रहा है लीगल तरीके से कब्जा किया हो तो उसे मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है आईपीसी धारा में। आगे देखते हैं 31 बिल के शब्द के बारे में। बिल किसे कहते हैं? बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का द्योतक होता है कानून की भाषा में समझे तो। इसमें बिल के बारे में, बिल क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपके नाम पर ही रहेगी जब तक आप जीवित हैं। यदि आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद या किसी और के नाम हो जाए, तो उसे हम बिल कहते हैं, यानी कि वसीयत कहा जाता है, ठीक है।
यानी कि जब तक प्रॉपर्टी आप जिंदा है तब तक आपके नाम रहेगी, आपके ना होने में किसी जिसका आप रजिस्ट्री करवाएंगे उसके नाम हो जाएगी, उसे बिल कहा गया है आईपीसी धारा 31 में। देखते हैं आगे 32। आईपीसी धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोग शामिल है। ये कानूनी भाषा में दिखाया गया है, इसको समझते हैं सिंपल भाषा में। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी काम को करने के लिए बाध्य है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके पास कोई एफआईआर लिखाने आता है, तो वह पुलिस ऑफिसर कानूनी रूप से बॉन्ड है, यानी कि बाध्य है उस काम को करने के लिए, उसको एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर वह मना कर देता है, फिर वह इल्लीगल कर रहा है, यानी कि वो गलत काम कर रहा है। अगर वही पुलिस ऑफिसर रिश्वत लेकर किसी बेकसूर इंसान पर एफआईआर लिख देता है, तब भी जिसका कोई कसूर नहीं, वो भी एक पुलिस ऑफिसर इलीगल कहलाया कि ये आदमी बेकसूर है। वह सिर्फ रिश्वत लेकर उस इंसान को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन उसने यहाँ पर इलीगल नहीं किया, उसने सिर्फ कार्य किया। अगर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया हो तो वह डायरेक्ट इलीगल होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कोई ऐसा कार्य किया जो कि गैर कानूनी है, जैसे कि बेकसूर आदमी पर एफआईआर लिखना, उसे इलीगल तो नहीं, लेकिन उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि इलीगल है, तब उसको ऑटोमेटिकली इलीगल माना जाएगा, वह लीगल सेक्शन के अंतर्गत ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। कार्यों को दर्शाने वाले शब्द यानी कि अवैध कब्जा, अवैध चीज क्या होती है, इलीगल शब्द के बारे में बताएगा। इलीगल वो होता है जो उसका काम है वो काम ना कर दूसरा कोई गलत काम करे तो वो इलीगल कहा जाता है। ठीक है। 33 आईपीसी धारा कार्य के बारे में बताती है। आईपीसी सेक्शन 33 कहता है कि अगर कोई कानूनी कार्य होता है और शरीर में होता है, जैसे मान के चलिए कार्य क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति को किसी पत्थर मारता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्थर मारता है, एक बार पत्थर मारता है, 2 बार पत्थर, 3 बार, 10 बार पत्थर मारता है, यदि वो व्यक्ति मर जाता है तो उस पर उसने एक ही कार्य किया, उस पर 50 पत्थर मारे हैं तो उस पर 50 आईपीसी धारा नहीं लगेगी, उस पर आईपीसी धारा सिर्फ एक ही लगेगी। वो अगर मर गया तो मर्डर की, वरना घायल है तो घायल की लगेगी। तो एक कार्य को बताया, यानी सीरीज में जो काम करता है उस काम को एक ही काम माना जाता है। ठीक है। अगर किसी एक डंडे से हम किसी को मारते हैं 10 बार तो उस पर 10 ना तो 10 बार डंडी दिया जाएगा, ना तो 10 धारा लगेगी, धारा सिर्फ एक ही लगेगी, वो भी मारपीट की। तो धारा 33 में यही बताया गया है। 34 देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने समान इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। कानून के भाषा में, सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसको अन्य 3 व्यक्तियों ने मारने का प्लान बनाया कि इसे आज हम पीटेंगे, तो उसमें से मान लीजिए तीनों आदमी गए, उसने 2 तो साथ बैठे लेकिन तीसरे ने पिटाई की, तो यानी कि 2 जो देख रहे थे, एक ने पिटाई की, तो उस धारा जो पिटाई की लगेगी वो तीनों के ऊपर लगेगी, क्योंकि उनका इरादा तीनों का एक ही था। भले ही एक इंसान ने उसे पीटा हो, लेकिन आईपीसी धारा तीनों पर लगेगी, तीनों बराबर के जिम्मेदार होंगे इस काम के लिए। तो यही आईपीसी धारा 34 में बताया गया है। आगे देखते हैं। 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह एक आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। आईपीसी धारा 35 बताती है कानूनी भाषा में, सिंपल भाषा में समझते तो आईपीसी सेक्शन 35 कहता है कि जो क्रिमिनल एक्ट है वह तभी होगा जब उसको आपराधिक इरादे के साथ या आपराधिक ज्ञान के साथ किया गया हो। आईपीसी सेक्शन 34 और आईपीसी सेक्शन में 35 में यही फर्क है। आईपीसी 34 में जो एक्ट था वो अपने आप में आपराधिक था, लेकिन आईपीसी सेक्शन 35 के अंदर जो एक्ट किया जाएगा वह अपराध नहीं होगा, वह आपराधिक एक्ट नहीं होगा, लेकिन साथ यह आपराधिक ज्ञान के साथ किया गया हो। मान के चलिए एक सास ने अपनी बहू को यह कह दिया कि तुम्हारे पास जितने भी सोने के गहने हैं अब तुम मुझे दे दो, मैं इनको तिजोरी में रख देता हूँ, ताकि सास के पास ही उसकी बहू बेटी बैठी थी। सास ने अपनी बेटी से कहा कि इसको तिजोरी में रख दो। उस तिजोरी में रखने वाले एक्ट को हम आपराधिक नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो, लेकिन उस सास की यह नॉलेज में है कि इरादा है कि वह उसे
वापस ना करूं, चोरी कर लूं, तो भाई आपराधिक एक्ट माना जाएगा। इसमें आईपीसी धारा 35 लगेगी। 34 में क्या था, 3 व्यक्ति ने अपराध करने के लिए सोचा था, अपराध कर भी दिया, लेकिन 35 में कह रहा है कि अपराध करने के लिए कुछ सोचा नहीं था लेकिन बाद में कर दे। जैसे उसने सोना मांगा था तिजोरी में रखने के लिए, ना कि चोरी करने के लिए, और बाद में उसका इरादा अगर बदल जाता है, चोरी करने का इरादा हो जाता है, यदि वो कह दे कि ये सोना मेरा है, तब उस पर आईपीसी धारा 35 लगेगी। आईपीसी धारा 34 और 35 में अंतर समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप